मनाए जाने वाले मेले, त्योहार, पहने जाने वाले वस्त्र, आभूषण, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी किस में काउंट होती है? संस्कृति। और कला का संबंध किससे होता है? कौशल से। किससे होता है? कौशल से। अपन एक एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला एक टॉपिक आता है वास्तु परंपरा। अगर मैं इसको सही शब्दों में लिखूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, वास्तुकला। क्या लिख सकता हूं? वास्तुकला। अपने घर पर जब भी कोई मकान बने ना घर पर, तो घर पर आप मम्मी पापा से या दादाजी से इनसे सुनना कि ये जो कोना है ना, ये इसमें तो पानी की टंकी बनेगी। सुनते हो ना ऐसे? ये कोना है जिसमें चूल्हा डाला जाएगा, रसोई इस कोने में बनाई जाएगी। अपने घर के सामने ये पेड़ नहीं लगाना है, घर का मुंह दक्षिण की ओर नहीं करना है। ऐसी बातें चलती है, नहीं चलती? तो वास्तुकला का संबंध, मान लो मैं सीधे शब्दों में अगर आपको समझूं तो भवन निर्माण की जो कला है, जिसको हम स्थापत्य कला कहते हैं, उसके अंतर्गत ये बातें आती हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किले कौन कौन से हैं। एक आधा मैं आपको नाम बताऊं। मेहरानगढ़ का नाम सुना है? सोनारगढ़ का नाम सुना है? जूनागढ़ का नाम सुना है? नाम सुने हैं? जालोर के किले का? ये सारे अपन किले पढ़ेंगे। इन किलों में जवानों क्या होते हैं? महल। राजा रानियों के रहने के क्या होते हैं? महल। जैसे आप कभी जोधपुर घूमने के लिए गए तो उम्मेद पैलेस आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। तो इन किलों में भी महल होते हैं, इनसे बाहर भी होते हैं। जैसे एक हवा महल, नाम सुना आपने? फिर अपन बात करें मंदिर। राजस्थान, जैसे मान लो मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां जीर्ण माता का मंदिर है, उधर इसालासर बालाजी का मंदिर है, इधर रामदेव जी महाराज का मंदिर है, विरात्रा माता का मंदिर है कि नहीं है? देलवाड़ा में जैन मंदिर है। समझे आप? तो अपन बात करेंगे मंदिरों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है, मंदिर निर्माण की शैलियां कौन सी है, उत्तर भारत में कौन सी है, दक्षिण भारत में कौन सी है, किराड़ू में जो मंदिर बने हैं वो किस शैली के। बात समझ में आई? फिर अपन बात करेंगे मानव निर्मित जलीय संरचना। ये आप वाले इलाके के बारे में बात करता है एग्जामिनर। कैसे? पश्चिमी राजस्थान में हम लोग आते हैं और पश्चिमी राजस्थान में पानी की विशेष कमी रहती है। तो मानव द्वारा निर्मित जलीय संरचनाएं कौन कौन सी है? जैसे अपन बावड़ियों की बात करेंगे, अपन बात करेंगे टांकों की। ये टांका वो अपने कपड़े के होता है, वो नहीं। आपके इधर लोग, काफी लोग सुसाइड करते हैं ना, अखबार में न्यूज आती है कि फला महिला ने या फला पुरुष ने टांके में कूद कर आत्महत्या की। मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं आपको। अगला कौन सा आता है? नाडी। क्या आता है? नाडी। अपने गांव के बाहर एक छोटा सा जोहड़ होता है, तालाब। फिर अपन बात करें जल कुंड। अपन किसी भी देवी देवता के जाए तो वहां पर कुंड बने होते हैं। पहले के समय जल संग्रहण के लिए कुंड काम में लिए जाते थे। और अपन बात करें झालरा। अपने जैसे यार दोस्तों में कहते हैं कि यार तो बड़ा झालर सा आदमी है। ये वो झालर नहीं है, ये झालरा है। ठीक है? इसमें जो जल इकट्ठा होता है वो पवित्र या पावन कामों के लिए यूज लिया जाता है। अपन एक एक बात करेंगे। राजस्थान में बावड़ियां कौन सी है, जल कुंड कौन से हैं, और टांके कौन से हैं, नाडी कौन सी है, इन सब के बारे में। ठीक? अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक आता है चित्रकला और शैलियां। बात समझे? राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां की चित्रकला कहां से प्रारंभ हुई, किन किन शासकों ने क्या क्या योगदान दिया, और इस चित्रकला को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किस चित्रकला के कौन कौन चित्रकार हैं। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं जैसे आपको बोलूं कि जवानों आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है? इस चित्र में आपके सामने जैसे मैं सब्जेक्ट रख रहा हूं, एक बर्फीला पहाड़ है, एक कल कल करती बहती नदी है, चारों तरफ बहुत हरा भरा इलाका है, एक ऑप्शन। दूसरा आता है रेतीले धोरे हैं, दूर से एक महिला पानी मतलब मटका सिर पर लेकर वो आती हुई दिखाई देती है, बीच में ऊंट गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है। आप इनमें से चित्र किस पर बनाओगे? दूसरे वाला, जो आपकी यहां की लोकल जो चीजें हैं जो दिन रात आप देखते हैं। बात समझे? और अगर इसी चित्र को मैं मान लो किसी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के किसी स्टूडेंट को कहूंगा तेरे को चित्र बनाना है, तो वो किसका बनाएगा? वो इसके बारे में बात करेगा, बर्फीले पहाड़ों के बारे में। तो अपन चित्रकला की बात करेंगे और चित्रकला की शैलियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, चित्रकला में अपन एक राजा पढ़ेंगे, सावत सिंह। क्या नाम? सावत सिंह। सावत सिंह भगवान कृष्ण का इतना जबरदस्त भक्त था कि उसने खुद का नाम ही नागरीदास रख लिया था। और वो इतना लीन हो गया था कि यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वृंदावन चला गया था, भगवान कृष्ण के इलाके में। ठीक है? आइए
आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है जवानों हस्तकला। कौन सा आता है? हस्तकला। राजस्थान में कौन कौन सी हस्तकलाएं प्रचलित है? जैसे आप एक काम जरूर किया करिए कि जितने भी पुराने पेपर हो ना, पुराने पेपरों को कोई एग्जाम हो उसमें आप इन चीजों के बारे में चर्चा करते रहना। जैसे बादला जानते हो? बादला जानते हो? आज के समय जैसे अभी ये पानी की बोतल है, अपने गांव में ऐसी पानी की बोतल मिलना बहुत नामुमकिन सा है। पहले के लोग क्या करते थे, एक कूपी पाया जाता है बीकानेर के क्षेत्र में, या और मैं जैसे आपको बताऊं हस्तकला के बारे में खूब सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो आराम से डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं प्रदर्शन कला। समझ गए? आप खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं, कैसे रिएक्ट कर पाओगे, बात समझे? अब जैसे मान के चलो नाचने का ज्यादा शौक लड़कियों को होता है या लड़कों को? लड़कियों को। लड़के तो बेचारे वेट करते हैं कि कब यार ये डीजे वाला लाइटें बंद करें, हैं? और कब मतलब, और लड़कों को नाचने के लिए गानों की जरूरत नहीं होती, ये जनरेटर की आवाज पर नाच लेंगे। अगर इनको नाचना है ना तो उस पर नाच लेंगे। तो हम बात करेंगे प्रदर्शन की। पहला आता है शास्त्रीय संगीत और दूसरा आता है शास्त्रीय नृत्य। ऐसा संगीत जो नीति नियमों के अनुसार चले, जिसमें काफी सारे रूल रेगुलेशन हो। कि जैसे आपने कई बार ये साउथ की मूवीज देखी होगी, हेमा मालिनी का नाम सुना है सबने? वेरी गुड, ठीक है, नाम सुना। ये पहले डांसर हुआ करती थी। आपने कई बार बचपन में नाम सुने होंगे, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, है ना? कई बार ऐसे देखा होगा। अच्छा, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी आप सब लोगों ने? चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दीपिका पादुकोण उर्फ दीपू वो जो डांस करती है, वो डांस कौन से रहते हैं? वो शास्त्रीय रहते हैं। तो ऐसे डांस और संगीत जो नीति नियम के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। अब अपने वाले हम जो डांस करते हैं, क्या वो नीति नियमों के अनुसार होता है? अरे नीति नियमों के अनुसार थोड़ी होता है। जिसको जैसा डांस आता है, कई तो मतलब लड़कों में अधिकतर तांडव करने वाले मिलते हैं। उनका फिक्स डांस कौन सा है? तांडव। या तो भगवान शिव ने किया था, या जब इनको मौका मिले तो ये करते हैं। समझे? तो जवानों, लोक संगीत, इसमें अपन बात करेंगे राजस्थान में कौन कौन से लोकगीत चलते हैं। फिर बात कर देंगे लोक वाद्य यंत्र। राजस्थान में कौन कौन से, रात्रि जागरण में गए हो? गए हो? हारमोनियम होता है, ढोलक होता है, एक वो चिमटा होता है, मंजीरे होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। अब मान के चलो जब गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बच रहे हैं, तो जवानों क्या आएगा रे? नृत्य। क्या आता है? नृत्य। और जब आप डांस करने लगोगे तो घर वाले आस पड़ोस के आपकी बातें बनाएंगे, बोला बेटा इसने कब से लेना चालू कर दिया, भाई इसने दवाई कब से चालू कर दी। अब देखो मैं ऐसे साइन करते लड़के समझ गए, बोला हाँ ये बात किसी और चीज के बारे में हो रही, ठीक है। तो एक कौन सा आता है? लोक नाट्य, ठीक है। अब लोक नाट्य में मैं जैसे बता दूं, आप साल में एक बार याद रखना, अपने घर पर भगवान कृष्ण, सॉरी भगवान राम, लक्ष्मण, कभी हनुमान जी बाइक पर बैठकर आते हैं। अरे अपने घर भांड नहीं आता? भांड, भांड आता है। अच्छा, एक अपने बड़वा जी आते हैं, आपको पता हो तो, वो अपनी वंशावली बोलकर जाते हैं, बोला आपके दादाजी का ये नाम था, फलां के दादाजी का ये नाम था। बात समझे? ऐसे बिलों में भी होते हैं, ऐसे अपने वाले इलाके में भी होते हैं। तो अपन लोक नाट्य पर चर्चा करेंगे। यहां पर मतलब आपको खुद को प्रेजेंट करना है। चलिए अगली क्लास पर अगले टॉपिक पर आते हैं, भाषा एवं साहित्य, ठीक है। भाषा और साहित्य में सबसे पहली आती है राजस्थानी भाषा, फिर आती है साथ में बोलियां। अब मैं वापस बोलूं तो वही बात है, मैंने बोला मारी मारवाड़ी अलग तरीका की है, आप लोग बोल रहे हो आप लोगों की मारवाड़ी अलग तरीके की। आप जयपुर वाले इलाके में जाओगे, ठीक है, अभी मैं बोलूंगा भाई, मैं जैसे मेरे वाली भाषा में बोलूं तो मैं किसी को पूछूं तो मैं ऐसे पूछ लूंगा क्या हाल है, मैं आपको पूछूंगा क्या हाल है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में ये है। आपके इधर क्या बोलेंगे उसको? हैं? क्या हाल है? अच्छा, सेम है ना। अब आप ढूंढाड़ वाले इलाके में जाओगे जयपुर के आसपास, वो बोलेंगे काई हाल छे। अब अपन सस्पेंस में हो जाएंगे, बोला यार ये संख्या 5-6 की बात कर रहा है या कुछ पूछ रहा है। लेकिन जिसको हम है बोलते हैं उसको वो लोग क्या बोलते हैं? 6। आप जो सुदूर झुंझुनू के आसपास का इलाका है वहां पर जाओगे तो वो लोग बोलेंगे के हाल ही।
है को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ही में। अभी जैसे मान के चलो मैं बोलता हूं 11, आप क्या बोलते हो? 11। क्या बोलते हो? 11। मैं बोलता हूं 72, क्या बोलते हो? अच्छा मैं बोलता हूं 73, अच्छा मैं बोलता हूं 89, क्या बोलोगे? 89। मैं बोलता हूं 49, क्या बोलोगे? फर्क हो गया ना? हुए नहीं हुए? तो भाषा, बोलियां, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हमारी भाषा में क्या क्या साहित्य लिखा गया इसके बारे में बात करेंगे। और हमारा यहां का जो लौकिक साहित्य है, राजस्थान का जो लोकल साहित्य है, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे फिर बात करते हैं। अगला आता है अपना सामाजिक जीवन, मेले और त्योहार। होली दिवाली हम सब लोग मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत अपने घर की महिलाएं रखती है। एक दौर ऐसा था करवा चौथ केवल महिलाएं रखा करती थी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके ट्रेंड चल पड़ा है। जब से ये बात आई है मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है, तो अब पतिदेव भी खाना नहीं खाते। करवा चौथ हम सब लोग ही मनाते हैं, शीतलाष्टमी हम ही लोग मनाते हैं, तेजादशमी हम ही लोग मनाते हैं। ये सारे मेले और त्योहार इसी में है। बेहद आसान सा सवाल, मतलब सब्जेक्ट है अपना, एकदम अपने से जुड़ा हुआ है सारा। बात समझे? सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं, और लास्ट में कौन सा आता है? वेशभूषा और आभूषण, ठीक है। अब जवानों, इसके बाद में अपना जो लास्ट बचता है, वो लास्ट कौन सा बचता है? प्रमुख व्यक्तित्व। कौन सा बचता है? प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर अपन बात करें तो प्रमुख व्यक्तित्व में दो प्रकार के आते हैं, एक तो महिला व्यक्तित्व और एक पुरुष व्यक्तित्व। अपन राजस्थान के उन उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान के साहित्य में, राजस्थान की क्रांति वगैरह, इनमें आधुनिक राजस्थान के निर्माण में अपना क्या क्या योगदान दिया है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक अपना रह गया क्या? छूट गया क्या इसमें? चलो कोई नहीं, एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं। एक जो टाइपराइटर है उसके पास संभवतः बाय मिस्टेक रह गया होगा। एक आपके और आता है धार्मिक जीवन, ठीक है, कि राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा है। सबसे पहले जवानों, अपना जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है धार्मिक समुदाय। कल का या परसों का आपने बीएसटीसी का पेपर देखा होगा ना, तो उसमें एक बात थी कि राजस्थान में तीसरे नंबर पर किस धर्म के लोग रहते हैं। पढ़ा होगा आपने ना, कि राजस्थान में तीसरे नंबर पर किस धर्म के लोग रहते हैं। बात समझे? तो धार्मिक समुदाय में हम बात करेंगे हिंदू कितने हैं, हिंदुओं की मान्यताएं क्या है, मुस्लिम कितने हैं, इन सब के बारे में। फिर दूसरा जवानों आता है लोक संत, और लोक संतों के अलावा साथ साथ में कौन है? संप्रदाय। जैसे मैं एक चीज बताऊं, 29 नियमों को कौन मानते हैं? विष्णोई। 36 नियमों को कौन मानते हैं? जसनाती। कौन मानते हैं? जसनाती। जो आजीवन कुंवारे रहते हैं वो दादू दयाल जी वाले। तो अपन बात करेंगे संत और संप्रदाय को लेकर, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करता हूं जवानों, एक टॉपिक और बचता है अपने पास, लोक देवी, और देवी के साथ कौन सा बचता है? देवता, ठीक है। अगर क्लास में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती तो मैं इस टॉपिक को चालू करता, बाकी मेरी क्लास में ज्यादा कौन है? अरे लड़के ज्यादा है, ठीक है। अच्छे कामों की शुरुआत अच्छे लोगों के साथ होती है, ठीक है। अपन इस टॉपिक को चालू करेंगे, राजस्थान के लोक देवता। आपका दो चीजें साथ में रखना, सिलेबस आपको सर ने प्रोवाइड करवा दिया है। आपके सिलेबस के एक एक पक्ष को मैं बड़ी बारीकी से आपके साथ रहूंगा ना, ठीक है। कंटेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं किसी बात एक बार समझ में नहीं आए, आप 2 बार पूछना, 3 बार पूछना, 10 बार पूछना, मैं यही हूं, ठीक है। लेकिन बिना समझे नहीं जाना, ठीक है। लगाओ हेडिंग राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता।
अब आप लोग सोच रहे होंगे बोला सर यार ये गलत फंसा दिया आपने। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैंने बोला ना आप लोगों को कंसेप्ट पर ध्यान देना है। आपको कोई गाइड नहीं खरीदनी है, आप निश्चिंत रहना। आपको किसी भी गाइड को उठाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। आप, मेरी एक शर्त है, आप प्रश्न जरूर देखना। जहां पर आपको प्रश्न मिले ना, बेझिझक प्रश्न देखना। अब टाबरो आप मेरे को एक बात बता दो, पहले लोक देवता कौन होते हैं? आप मेरे को तेजा जी ये नाम नहीं बताने पहले यूं बताओ लोक देवता है कौन? किसको कह सकते हैं हम लोक देवताओं? क्या आप में से कोई लोक देवता है? अरे कोई सा है क्या? मेरे में लोक देवता के गुण दिखाई देते हैं? हाँ, कौन बोल रहा है इधर चलो, दो चीजें समझना देखो। पहला शब्द आता है लोक। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसको लोक देवता के बारे में, इस परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि सर हम इसको लोक देवता कह सकते हैं? आप जितना बोलोगे ना मेरे से टॉपिक से रिलेटेड, उतनी चीजें बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एक मिनट, एक चीज बता दूं, बाद में बात करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में इन चार चीजों का बड़ा महत्व है, हद से ज्यादा। एक अच्छे वक्ता से ज्यादा प्रभाव एक अच्छे श्रोता का होता है। लिसन, सबसे पहले इत्मीनान से सुननी है सारी बातें। स्पीक, मैं जैसे साथ साथ बोलूं बोर्ड पर वैसे वैसे साथ में बोलना है। चीजें बोर्ड पर जो मैं लिखूं उनको साथ में पढ़ते रहना है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? राइट, हम लोग लिखेंगे। बात समझ गए? इन चार चीजों का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्त, अब बताओ, देखें गायों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं मुद्दे पर आता हूं, अपन बिना वक्त गंवाए बात करते हैं। दो शब्द आते हैं जवानों, एक शब्द है लोक। इस लोक शब्द का मतलब होता है सामान्य, या अगर मैं दूसरा कहूं तो एक दूसरा शब्द आ सकता है जन सामान्य। और जवानों एक शब्द है देवता, और यह देवता शब्द बना है दिव धातु से। किससे? दिव धातु से। और दिव धातु का मतलब होता है देने वाला। अब यहां पर बोला सर मामला उल्टा हो रहा है, हम तो किसी देवता के मंदिर में जाए ना तो खुद की जेब से 150 रुपए चढ़ा कर आते हैं। बोला पकड़ो महाराज, अपना गुजारा चलना, बाकी मेरी नौकरी जरूर लगवा देना, यह आपको रिश्वत है। जबकि देवता शब्द का मतलब ही क्या है? देने वाला। अब देने वाले में ऐसे नहीं है कि आप गैर भगवान आपको ज्वाइनिंग लेटर लिख कर दे देंगे, बोला बेटा पकड़ जा ज्वाइन कर ले, आरएस में तेरी ये इतने नंबर की रैंक है, जा ऐस कर। ऐसा नहीं है। देने वाला का मतलब यह होता है ये अपने जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान रूपी प्रकाश। अब मैं मुद्दे से आता हूं, बोर्ड की क्लासों की बात को सम्मिलित करते हुए आप लोगों के। ठीक है, देखो जवानों, एक युद्ध के बारे में आपने अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान जरूर नाम सुना है। कौन सा? तराइन। तराइन के दो युद्ध हुए, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में और दूसरा होता है 1192। तराइन के पहले युद्ध में अजमेर का एक शासक था पृथ्वीराज चौहान, कितने नंबर का? तीसरे का। और इसके सामने था एक आक्रांता मोहम्मद गौरी। ठीक है, दूसरे युद्ध में भी यही लोग आमने सामने थे। तराइन के दूसरे युद्ध में अजमेर और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध के दौरान मारा जाता है। और जैसे ही वो मरा, अपने भारत भूमि पर अधिकार किसका हो गया? मोहम्मद गौरी का। और ये जो मोहम्मद गौरी था, ये जवानों मुस्लिम था। कौन था? मुस्लिम। अगर मैं दूसरा नाम दूं तो ये कौन से धर्म से संबंध रखता है? इस्लाम से। इन लोगों ने उसके बाद में अपने क्षेत्र पर अटैक करना चालू किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मारा जाता है। पंजाब में 15 मार्च 1206 को रामलाल खोकर करके एक बंदा था, उसने मोहम्मद गौरी की गला काटकर हत्या कर दी। मेरी भी गोत्र खोकर ही है बात समझे? तो रामलाल खोकर ने जब उसको मार दिया तो उसके बाद में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने भारत में कौन से वंश की नींव रखी? गुलाम वंश की। कौन से वंश की? गुलाम वंश की। तो जवानों होता क्या है कि 13वीं सदी में
13वीं सदी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 1201 से लेकर 1299, इस 13वीं सदी में अपने राजस्थान पर इन इस्लाम धर्म के लोगों का या अपने राजस्थान पर मुस्लिम आक्रमण चालू हुए। और जब ये मुस्लिम आक्रमण चालू हुए तो इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने क्षेत्र में जिन जिन चीजों पर अटैक किया उनके नाम सुनना। सबसे पहले इन्होंने किस पर अटैक किया? धर्म। धर्म के बाद में नंबर 2 किसको टारगेट किया? धरा। धरा का मतलब भूमि। नंबर 3 इन्होंने टारगेट किया किसको? धेनु। धेनु मतलब गाय। और नंबर 4 इन्होंने टारगेट किया किसको? नारी। नारी मतलब महिला, अपनी बहन, बेटी, बहू जो भी है। अब मैं 4 चीजें आपके सामने रखी है मैंने। मैं आपके सामने एक आरएस की पोस्ट है, एक तरफ आपको मैं कहता हूं, बोला आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लो, मैं आपको आरएस की नौकरी दे दूंगा। आप बोलोगे सर अपनी नौकरी अपने पास रखो, मैं मेरे धर्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नंबर 2 धरा। अपने गांवों में धरती की तुलना माता से करते हैं। बात समझे? हम धरती माता ही कहते हैं ना। अच्छा, गांवों में जितने भी लड़ाई होती है आपके और आपके पड़ोसी की, उसका कारण क्या रहता है? भूमि रहता है। नंबर 3 अपन लेते हैं गाय हमारी और हमको कुछ नहीं, अब नहीं आता तभी सीखने के लिए आए हैं। बात समझे? तो इन लोगों ने हिंदुओं का पवित्र जो पशु था कौन सा था? गाय। इस गाय को कूटना पीटना, इसको मतलब मारना, खूब सारे काम चालू किए। एक आता है जवानों नारी। जितने भी मुस्लिम लोग आए हैं, इन मुस्लिम लोगों ने, जैसे मान के चलो उदाहरण के तौर पर के कोई पाकिस्तान से कोई मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहा है, अपन हिंदू है, अपने घर पर अटैक किया है, क्या हमारे घर की बहन, बेटी, बहू उसकी कोई बहन बेटी लगती है? नहीं। तो वो उसके साथ वो सारे दुराचरण करेगा जो एक मतलब नीच और अधम किस्म का इंसान कर सकता है। जब अपने समाज पर जवानों इस तरीके का संकट आया तो हमारे समाज के काफी सारे महापुरुष सामने आए। और हमारे समाज के जो महापुरुष आए, इन महापुरुषों ने इन चारों चीजों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या किया रे जवानों? बलिदान। क्या किया? बलिदान। और बलिदान करने के बाद में कालांतर में इन्हीं लोगों ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, अपनी कैसी शक्तियों से? चमत्कारिक शक्तियों से आम जनजीवन का इन लोगों ने क्या किया रे जवानों? कल्याण। क्या किया? कल्याण। बात समझे? और जब इन्होंने कल्याण किया तो लोगों ने इनको किसके रूप में पूजा? लोक देवता के रूप। मेरे हिसाब से अब सारी बातें आपके जहन में फीड हो गई होंगी। एक एक बात समझो जवानों। मैं कौन सी सदी की बात कर रहा हूं? 13वीं सदी। 13वीं सदी में भारत पर कौन से आक्रमण बढ़े? इन मुस्लिम आक्रांताओं ने किन किन चीजों को चोट पहुंचाई? धर्म, धरा, धेनु, नारी। इनकी रक्षा करते हुए अपने समाज के कौन सामने आए? इन्होंने अपने प्राणों का क्या दिया? और बलिदान देने के बाद में इन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से जनता का क्या किया? और कल्याण करने के बाद में जनता ने इनको किस रूप में पूजा? लोक देवता के रूप। इसके अलावा इन लोक देवताओं का कुछ चीजों में और रोल सामने आता है। जैसे मैं तेजा जी की बात करूं, तेजा जी इसमें फिट, एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन अपने समाज के कुछ ऐसे लोक देवता भी थे जिन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, ठीक है, इन चीजों को समाज से हटाने का भी प्रयास किया। बात समझे? अब संक्षेप में एक परिभाषा लोक देवताओं की आपके सामने कि 13वीं सदी में जब मुस्लिम आक्रमण बढ़े तो अपने समाज के वे महापुरुष जिन्होंने धर्म, धरा, धेनु और नारी इनकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कालांतर में उन्होंने चमत्कारिक शक्तियों से लोगों का कल्याण किया, उन लोगों को हमारी जनता ने या हम आम जन ने किसके रूप में पूज लिया? लोक देवताओं के। बात क्लियर? अब किसी को कोई डाउट लोक देवता की परिभाषा में? नहीं। अब देखिए अगली अपन बात करते हैं कि ये लोक देवता कितने एक प्रकार के होते हैं। हाँ दोस्त, बारह सौ, हाँ 1200, ठीक है ना। अब मैंने 1201 लिख दिया था ना, चलो कोई ना, ओके ठीक है। बात क्लियर? तो आपकी लोक देवताओं की परिभाषा कंप्लीट। अब अगर आपसे कोई पूछे या आपको कोई बोले कि लोक देवताओं पर 20 शब्द लिखो, लिख दोगे?
लिख दोगे? चलिए आगे बात करते हैं लोक देवताओं की श्रेणियों के बारे में कि लोक देवता कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए एक एक चीजें समझना जवान। पहली एक चीज आती है हम लोगों के सामने, पंचपीर। कौन सी आती है? पंचपीर। अब आपको कोई पूछे कि पंचपीर, जाहिर सी बात है संख्या तो आप बता दोगे कि इनकी संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। मैं मुद्दे की बातें करता हूं। ऐसे महापुरुष जिनको हिंदू और मुस्लिम, कौन? हिंदू और मुस्लिम, अर्थात अगर मैं दूसरा सही शब्द लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं सर्वधर्म, अर्थात सभी धर्मों के लोग। इनको कैसे भाव से पूजते हैं? समभाव से। कैसे भाव से पूजते हैं? समभाव से। इनको हिंदू तो कहते हैं देवता, हिंदू तो क्या कहते हैं? देवता। और इनको मुस्लिम लोग क्या कहते हैं रे जवानों? पीर। और इनकी संख्या कितनी है? 5। ये जो पांचों पीर है, इन पांचों पीर का संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से आता है? मारवाड़ से। हालांकि देवताओं की कोई जाति पाति मजहब नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने ध्यान में रखेंगे कि अपने जो पांचों पीर है, ये पांचों पीर कौन से वर्ग से संबंधित आते हैं? क्षत्रिय वर्ग से। बात समझे? पहली बात, पंचपीर संख्या कितनी है? 5। राजस्थान के 5 वे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम अर्थात सर्वधर्म संभाव से पूजा जाता है, उनको मुस्लिम तो कहते हैं पीर और हिंदू क्या कहते हैं? देवता। इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? मारवाड़ से। कौन से वर्ग से आते हैं? क्षत्रिय वर्ग से। बात क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि वो 5 देवता कौन से। आपकी किताबों में एक दोहा दिया हुआ है, मैं पहले वो सुना देता हूं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। इसमें आपके 5 पीर आ गए। दोहा थोड़ा सा बड़ा है, अपने काम में नहीं आएगा, मैं आपको 5 नाम ऐसे याद रखवा दूंगा। मैं वापस बोल देता हूं, पाबू पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। कितने हो गए? 5। लेकिन हम ये दोहा याद नहीं रखेंगे, अपनी खुद की एक ट्रिक है। हम याद रखेंगे गोपा मेरा है। क्या याद रखेंगे रे टाबरो? गोपा मेरा है। गोपा ना आपका है ना मेरा है, वो इसके घर वालों का है, लेकिन हमें केवल ट्रिक के तौर पर काम में लेना। बात समझ गए? आओ अब बात करें। आप ही बोलोगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। पहले कौन से हैं? कौन से हैं? दूसरे कौन से हैं? नंबर 3 मेहा जी। कौन से हैं? मेहा जी। नंबर 4 रामदेव जी। वेरी गुड। और नंबर 5 हड़बू जी। कौन से आते हैं? हड़बू जी। अब जवानों, एग्जामिनर एक सीधा सा प्रश्न देता है, क्या निम्नलिखित में से पंचपीर में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से पंचपीर में शामिल नहीं है। और लोक देवताओं में 2 पॉपुलर देवता हैं जो इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। एक तो तेजा जी और एक देवनारायण जी। एक तो तेजा जी और एक देवनारायण जी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने तभी आपको यह याद करवाया है गोपा मेरा है। बात समझ गए? अब अपन देखो बात करते हैं कि इनका किस किस जाति से संबंध है। जवानों, ये जो गोगा जी हैं अपने, ये गोगा जी कौन सी जाति से हैं? चौहान। ये पाबू जी हैं, ये कौन है? राठौड़। पाबू जी कौन है? राठौड़। आपके ये जो मेहा जी हैं, इन मेहा जी के बारे में मिथक चलता है, ये कौन थे? मांगलिया। कई लोग इनको सांखला राजपूत भी बताते हैं, कई इनको पंवार वंशीय क्षत्रिय भी बताते हैं। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें, रामदेव जी महाराज है, ये क्या है रे जवानों? तंवर। और आपके जो हड़बू जी हैं वो कौन है? सांखला। कौन है? सांखला। बात क्लियर? आगे एक एक बात करें। ये जो आपके गोगा जी हैं, इन गोगा जी का संबंध कहां से है? ददरेवा से। पाबू जी हैं, पाबू जी का संबंध कहां से है? कोलूमंड से। कहां से है? कोलूमंड से। मेहा जी का जो संबंध है वो कौन सी जगह से है? बापिणी। कौन सी जगह? बापिणी। फिर अपन बात करें रामदेव जी का जो संबंध है वो कहां से है? रामदेवरा से।
किससे है? रामदेवरा। और ये जो आपके हड़बूजी है, इन हड़बूजी का संबंध कहां से है? बेंगटी से। राजस्थान में नए जिले बने हैं, तो ये चीजें पहले तो दूसरे जिलों में थी, अब इनकी स्थिति चेंज हो गई। बात समझे? तो देखो, ददरेवा जो आपका पड़ता है, ये जवानों कहां पड़ता है? चूरू में। कोड़ूमंड आपका कौन से जिले में पड़ता है? फड़ोदी में। बापिणी आपका कौन से में पड़ता है? फड़ोदी में। रामदेवरा जो है ये कौन से में पड़ता है? जैसलमेर में। और आपका ये जो बेंगटी है, ये बेंगटी भी किस में पड़ता है? फड़ोदी में। क्या टाबरों में जो बातें कर रहा हूं, बातें समझ में आ रही है? आ रही है। अब अपन बात करेंगे कि इनमें से किन किन ने तो गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, किन्हों ने गायों की सेवा की, और किसने सांप्रदायिक सद्भाव का काम किया। देखो, पाबूजी जो हैं, पाबूजी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? गोरक्षक। पाबूजी ने भी, गोगाजी ने भी, सॉरी, पाबूजी ने भी अपने गायों के रहते बलिदान दिया, तो इनको भी क्या कहते हैं? गोरक्षक। मेहाजी मांगलिया ने भी गायों के रक्षार्थ प्राणों का बलिदान दिया, इनको भी क्या कहते हैं? गोरक्षक। लेकिन रामदेव जी ने गायों की सेवा नहीं की थी। रामदेव जी ने समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, इन चीजों को दूर किया था। अर्थात उन्होंने, रामदेव जी ने जो काम किया जवानों, वो क्या था? सांप्रदायिक सद्भावना का। किसका काम था? सांप्रदायिक सद्भावना का। और आपके ये जो हड़बूजी है, इन हड़बूजी ने गायों की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान नहीं दिया था, इन्होंने गायों की सेवा की थी। तो हम जवानों इनको क्या कह सकते हैं? रे गौ सेवक। क्या कह सकते हैं? गौ सेवक। एक बार वापस एक क्विक रिव्यू लेते हैं इसका। हमने ट्रिक क्या देखी है? गोपा मेरा है, गैसे, पैसे, मैसे, रैसे, हैसे। गोगाजी कौन? पाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी, हड़बूजी। गोगाजी कहां से? पाबूजी, मेहाजी, रामदेव जी और हड़बूजी। अच्छा, ददरेवा कहां? कोड़ू कहां? बापणी भी, रामदेवरा, बेंगटी। अच्छा, ऊपर वाले तीन, गोगाजी, पाबूजी और मेहाजी, क्या कहलाते हैं? गोरक्षक। रामदेव जी ने क्या काम किया? सांप्रदायिक। और बात करें हड़बूजी ने क्या की? गो सेवा। इनको हम क्या कहेंगे? गो सेवक। किनका? पाबूजी का। पाबूजी के जन्म स्थान के बारे में दो मिथक चलते हैं, मैं आपसे बात करूंगा, पहले बता देता हूं। एक व्यक्ति है मुहणोत नैणसी और एक है आसिया मोड, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है पाबू प्रकाश। वो तो कहते हैं कि बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ के निकट एक जूना नाम की जगह है, वहां पर पाबूजी का जन्म हुआ था। जबकि बाकी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि पाबूजी का जन्म कोड़ूमंड में हुआ था। पाबूजी से रिलेटेड 4 स्थान ध्यान में रखने हैं। जन्म स्थान कोड़ूमंड, मुहणोत नैणसी कहता है बाड़मेर के निकट खारी खाबड़ के पास जूना, अमरकोट इनका ससुराल था, और देंचू में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। बात समझे? ये 4 ही स्थल है इनसे रिलेटेड। तो ये जवानों हमने किसके बारे में बात की? पंच पिरो से रिलेटेड। अब 2 बातें आप फटाफट लिखो, फिर अपन आज की क्लास को खत्म करते हैं। लिखो, लिखिए, 13वीं सदी में 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणों की बढ़ती संख्या, 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणों की बढ़ती संख्या व मुस्लिम आक्रमणों की बढ़ती संख्या व बढ़ते हुए सामाजिक भेदभाव इत्यादि के विरोध में जन सामान्य में जन्म लेने वाले ऐसे महापुरुष
जन्म लेने वाले ऐसे महापुरुष जिन्होंने धर्म धरा, जिन्होंने धर्म धरा, धेनु कोमा नारी रक्षा, वे नारी रक्षा करते हुए, ऐसे लिखना, नारी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। वे अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, अपनी चमत्कारिक शक्तियों से आम जन का कल्याण किया, आम जन का कल्याण किया। लोक देवता कहलाए, लोक देवता कहलाए। अब आपसे भले घर जाते रास्ते में, बीच रास्ते कोई भी यार दोस्त पूछे ना कि लोक देवता क्या होता है, तो सीधे सीधे शब्दों में बता देना है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने धर्म धरा, धेनु और नारी की रक्षा की और समाज में जो बढ़ता हुआ भेदभाव था, जो कुरीतियां थी, इनके विरुद्ध खड़े हुए। इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सूझबूझ से समाज को आगे बढ़ाया, चमत्कारिक शक्तियों से लोगों का कल्याण किया। ऐसे लोगों को हमने आगे चलकर क्या कहा? लोक देवता। ठीक है, स्टार लगा के लिखिए। लोक देवताओं की श्रेणियां, लोक देवताओं की श्रेणियां। ठीक है, और इसमें जवानों लिखो सबसे पहले पंचपीर, पंचपीर। पंचपीर में डैश लगा के लिखिए। लोक देवताओं की श्रेणियां हो गया, इसमें नंबर 1 लिखो पंचपीर। पंचपीर में लिखिए मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वधर्म संभाव, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वधर्म संभाव, कोष्टक में लिखना हिंदू एवं मुस्लिम। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वधर्म संभाव, कोष्टक में लिखना हिंदू एवं मुस्लिम। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वधर्म संभाव, कोष्टक में लिख लिया, सर्वधर्म संभाव से पूजे जाने वाले, से पूजे जाने वाले 5 देवता, सर्वधर्म संभाव से पूजे जाने वाले 5 देवता। ठीक है, अब देखो जवानों कैसे कैसे लिखोगे ना। यहां पर लिखना है ट्रिक, ट्रिक के बाद में लिखना है देवता, देवता के बाद में लिखना है जाति या गोत्र, लिख लेना कोई भी, स्थान, और लास्ट में लिख लेना विशेष। और ये ऐसे का ऐसा छाप दो, फटाफट छापो। देखे और जहां तक संभव हो सके वहां तक बिना देखे लिखने का प्रयास करो, ताकि दिमाग पर थोड़ा जोर पड़े। गलत मत लिख लेना इस बात को लेकर, है ना। कि सर दिमाग पर लोड पड़ रहा है, गलत लिख रही हूं, है ना।
कोई अगर चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लेना ना। एक बार कॉपी बंद करो फटाफट, जिन्होंने लिख लिया वो। ठीक है, फटाफट एक क्विक रिव्यू लेते हैं ना, 1 मिनट का। सदी कौन सी? 13वीं। धर्म, धरा, धेनु और नारी, और समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत और भेदभाव, इन सारी चीजों को दूर करने वाले महापुरुष, जिन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से लोगों का क्या किया? कल्याण। क्या कहलाए? लोक देवता। क्या कहलाए? लोक देवता। हमने लोक देवताओं की श्रेणियों में सबसे पहले किसे पढ़ा? पंचपेरों को। गोपा मेरा है, 5 देवताओं की बात की। तो उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं।